ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। सभी को सबसे पहले हैप्पी धनतेरस, ठीक है। और सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। फटाफट सभी जुड़ जाएं। माही, गणेश, सोनू, लक्ष्य, कुंदन यादव, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को हैप्पी धनतेरस, ठीक है। चलिए फटाफट सभी जुड़ जाएं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हम टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट के अंदर आप सभी को पता है 30 क्वेश्चंस हम करेंगे और इस 30 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, मतलब क्लास के एंड में बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके कितने मार्क्स उसमें आते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा आप सभी से बताना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि दिवाली का ऑफर चल रहा है और शौर्य भारत पर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं इस लिमिटेड टाइम में, दिवाली के इस समय, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें भूलना नहीं है कि आर्मी के एग्जाम की डेट्स अभी तक नहीं आई है, तो हमें इस चीज़ को लेके उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि फैक्ट की डेट्स हमारी नहीं आएंगी। हमें उसके लिए लगातार निरंतर उसके लिए हमें हार्डवर्क करना है, उसके लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी है। तो उसके लिए आपको ट्विटर के ऊपर ये हैशटैग का इस्तेमाल करना है, आर्मी एग्जाम मेरा हक। तो जितना आप इस हैशटैग को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में जाएगा और उतनी ही हमारी जो आवाज़ है बुलंद होगी, ठीक है। चलिए फटाफट सभी आ जाएं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सीधा टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सभी को आवाज आ रही है क्लियर? सभी को टेक्निकल नीतीश जय हिंद। सभी तैयार हैं? तो आज हम करने वाले हैं टेस्ट। जैसा कि आप सभी को मैंने कल बताया था, आज हम करेंगे टेस्ट और टेस्ट के अंदर मैं आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगा और वो जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं फ्लूइड वाला, है ना। जो द्रव वाला चैप्टर है वो हम लेंगे और इस टेस्ट के अंदर टोटल आपको 30 क्वेश्चंस दिखेंगे और इस 30 क्वेश्चन के आपको आंसर्स लिखने हैं, अपने पास नोट रखने हैं। सर अब मुश्किल लग रहा है, ठीक है, देखते हैं, अभी होगा एग्जाम, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन का एक सही नंबर मिलेगा, गलत में आप 1/4 को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 1/4। तो उस हिसाब से एंड में आप जो मुझे हैं, हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे और उसके एंड में आप मुझे अपना रिजल्ट बताएंगे और जो भी आंसर्स होंगे मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी आपको मैं कोई आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। सभी अगर तैयार हैं एक बार बोल दो आई एम रेडी, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की ये क्लास, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे, तो थोड़ा सोच के आराम से उस चीज को करना, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन फटाफट मैं पढ़ देता हूँ और फटाफट मैं आगे चलूंगा। चलो क्वेश्चन कह रहा है कीड़े मकोड़े जल की सतह पर बिना डूबे हुए चल तथा दौड़ सकते हैं क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव के कारण जल को सतह के प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। कीड़े मकोड़े हल्के होते हैं, कीड़े मकोड़े पानी पर तैरते हैं, कीड़े मकोड़े उछाल का बल अनुभव करते हैं। आपको बताना है कि जो स्पाइडर और इंसेक्ट्स होते हैं वो पानी की सरफेस पे आराम से चल क्यों सकते हैं, उसका कारण क्या है बिना डूबे। पहला है कि इलास्टिक मेम्ब्रेन एक बन जाती है, फॉर्म हो जाती है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। स्पाइडर और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं। स्पाइडर और इंसेक्ट्स तैर सकते हैं पानी में इसलिए, या स्पाइडर और इंसेक्ट को अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस होता है। फटाफट पहले क्वेश्चन का जवाब दें। चलिए इतना टाइम इनफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने के ब्रश में बाल पानी में से बाहर लाने पर आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन कह रहा है हेयर्स ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन इट्स रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर ड्यू टू। बालों के बीच आकर्षण बल की वजह से चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव, पानी की शांतता या बलों का गुणधर्म, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेयर्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ वाटर या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ हेयर। जो भी आंसर्स लिख रहे हो साथ में एक पेपर पे लिखते रहना, क्योंकि एंड में हम आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, आंसर भी मुझे सभी बच्चों का आ गया है, वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ससंजक बल निम्न में से किसके बीच कार्य करता है। ससंजक बल किसके बीच में कार्य करता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस किसके बीच में होता है। चुंबकीय पदार्थों के बीच में, मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं।
ससंजक बल के बारे में बताना है। थर्ड का आंसर आ गया है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है पारे की बूंद कांच पर नहीं फैलती क्योंकि पारे और कांच के बीच का स्पर्श कोण कितना होता है। मरकरी की जो ड्रॉप होती है डज नॉट स्प्रेड ऑन ग्लास प्लेट बिकॉज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड मरकरी इज। ऑप्शन नंबर ए न्यून कोण यानी कि एक्यूट, ऑप्शन नंबर बी अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस, ऑप्शन नंबर सी 0 यानी कि शून्य, या ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें। चलिए लक्ष्य का आंसर भी आ गया है। गुड, चलो तो फोर्थ का आंसर हो गया, इतना समय बहुत है। चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है केश नली में द्रव का जो चंद्र तल होता है उत्तल होगा यदि स्पर्श कोण किसे उसका कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर चंद्र तल का मतलब क्या होता है कि उसका आकार क्या है, उसकी शेप क्या है, तो वो क्या है हमारी उत्तल है। तो आपको बताना है वो कब बनेगी। ए 90% से अधिक एंगल पर 90 डिग्री से अधिक पर, 90 डिग्री से कम पर, 90 डिग्री के बराबर, या 0 डिग्री पर। फटाफट फिफ्थ का आंसर दें कि जो कैपिलरी ट्यूब में कॉन्वेक्स शेप बनती है वो किस एंगल पर बनती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, 0 पर, या फिर 90 डिग्री पर। चलिए फिफ्थ का आंसर भी सभी बच्चों का आना स्टार्ट हो गया है। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कांच की केश नली में को पारे में डुबाने पर क्या होता है। अगर आप एक ग्लास की ट्यूब को मरकरी में डुबाएंगे तो क्या होगा। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास इज डिप्ड इनटू मरकरी। ऑप्शन नंबर ए नली में पारे का स्तर चढ़ता है यानी कि मरकरी राइज होती है कैपिलरी ट्यूब में। ऑप्शन नंबर बी नली में पारा चढ़ता है और नली के बाहर बहने लगता है। ऑप्शन नंबर सी नली में पारे का स्तर गिरता है, या ऑप्शन नंबर डी नली में पारे का स्तर ना चढ़ता है और ना गिरता है। ये आपको बताना है कि जब हम मरकरी के अंदर किसी कैपिलरी ट्यूब यानी कि केशिका नली को डालते हैं। चलिए सिक्स्थ के भी आंसर आने लग चुके हैं, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में नमक घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पे क्या फर्क पड़ता है। ऑन मिक्सिंग द सॉल्ट इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा, सेम रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। जल में नमक मिलाने से पृष्ठ तनाव पे क्या फर्क पड़ता है, सरफेस टेंशन कैसे इफेक्ट करता है जब आप सॉल्ट मिक्स करते हैं पानी के अंदर। चलिए सेवंथ का भी आंसर आने लग चुका है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है यदि कांच की छड़ को पारे में डुबाकर बाहर निकालें तो पारा छड़ से नहीं चिपकता क्योंकि। आपको बोल रहा है कि जब एक ग्लास रॉड को मैं मरकरी में डिप करता हूं फिर उसको बाहर निकालता हूं तो उस पर मरकरी चिपकती नहीं है, तो उसका क्या कारण है। पहला है कि उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है यानी कि स्पर्श कोण न्यून है। ऑप्शन बी ससंजक बल अधिक है। ऑप्शन सी असंजक बल अधिक है। ऑप्शन डी पारे का घनत्व अधिक है। आपको बताना है कि जो पारा है वो कांच के ऊपर क्यों नहीं चिपकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइन्थ। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृष्ठ तनाव की विमा इसमें से क्या है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन इसमें से क्या है। फटाफट नाइन्थ का आंसर दें, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। नाइन्थ का आंसर अभी तक आया नहीं है किसी का। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है। चलिए नाइन्थ के भी आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं टेंथ। टेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब भिन्न व्यास की दो केशिका नली किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर रूप से डुबाई जाती है तो, यानी कि दो कैपिलरी ट्यूब है, दोनों का डायामीटर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डायामीटर है, ठीक है। और उन दोनों को जब डुबाते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसका राइज अलग अलग आपका क्या है, डायामीटर अलग अलग है। तो आपसे पूछ रहा है क्या दोनों में सेम हाइट पर जाएगा, मोर जाएगा ट्यूब जिसका डायामीटर ज़्यादा है, कम हाइट जाएगा जिसका डायामीटर कम है, या मोर इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायामीटर यानी कि कम डायामीटर में ज़्यादा द्रव चढ़ेगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जवाब देना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है,
10th क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया, सभी के आंसर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। ओके 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, देखते हैं आपको 100 गलत तो नहीं करेगा। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। जब हम बात करते हैं तली की, टैंक के तली पर जो दाब लगता है किसी भी लिक्विड की वजह से, तो वो किस पे निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, तली के क्षेत्रफल पर या द्रव की प्रकृति पर। चलिए 11th के भी आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं 12th पे। चलिए 12th का जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। 12th का क्वेश्चन कह रहा है किसी जल कुंड के बांध की मोटाई पैंदों पर अधिक होती है क्योंकि जो डैम होते हैं उनका जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो उसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, या गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। फटाफट 12वें का आंसर देंगे सभी। 12th का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। लक्ष्य का आंसर आ चुका है 12th का सी, गुड। चलिए सी आ रहा है बच्चों का, कोई बात नहीं, देखते हैं आंसर बाद में देखेंगे। तो चलिए 12वां क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 13th पे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बंद तरल के किसी बिंदु पर दाब तरल के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है, यह नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। यानी कि जब हम किसी बंद परिपथ के अंदर यानी कि क्लोज्ड वेसल के अंदर किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर लगाते हैं तो वो इक्वल अमाउंट से हर जगह फैलता है, तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज के लॉ, आर्किमिडीज, बॉयल्स या पास्कल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 13th हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th। ओके 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी का एक लट्ठा जल में इस प्रकार ऊर्ध्वाधर तैर रहा है कि उसकी आधी लंबाई जल में है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक वुडन सिलेंड्रिकल यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जो आपने एक वाटर के अंदर तैर रहा है और इस तरीके से तैर रहा है कि उसका आधा हिस्सा जो है वो लेंथ का वो पानी के अंदर है, तो आपको बताना है लकड़ी का घनत्व क्या होगा, वुड की डेंसिटी क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए जल के घनत्व के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर बी जल के घनत्व की आधी होगी, जल के घनत्व की दुगनी होगी, या प्रश्न अधूरा है। फटाफट 14th का आंसर सभी देंगे, वेरी गुड। चलिए 14th का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, बहुत ही अच्छी स्पीड है सभी की। चलिए 15वां क्वेश्चन। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो या वापस देखना हो तो मुझे क्वेश्चन नंबर लिख देना, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन वापस दिखा दूंगा। चलिए 15वें क्वेश्चन पे अपन आते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जल के ताप में वृद्धि करने पर शायनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज, उसकी विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सेम रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, या डी घटेगी अथवा बढ़ेगी, ये भारी दाब पर निर्भर होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइल है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या इवन इस ऐप पर ही आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो आप चाहो तो इसको बाद में प्रैक्टिस भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है विद आंसर्स जो है ये आपको शौर्य भारत ऐप पर भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए 15th वाला हो गया सभी का। नेक्स्ट चलते हैं 16। अब 16th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आउट जाऊँगा और आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थोड़ा सा समय लें और इस क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाए गए चित्र में प्राप्त सही निष्कर्ष क्या है, यानी कि फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर्स द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज, आपको बताना इनमें से करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है टैंक ए के पैंदों पर दाब टैंक बी के पैंदों के दाब से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी है टैंक ए के पैंदे पर दाब टैंक बी के पैंदों पर दाब से कम है। ऑप्शन नंबर सी है दाब बर्तन की आकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी के पैंदों पर दाब समान होगा। आपको यहाँ पर दो अलग अलग दिख रहे हैं बीकर यानी कि बर्तन, आपको बताना है प्रेशर रिलेटेड चीज आपको समझानी है।
दोनों डायग्राम को आपको देखना है। चलिए 16वां हो गया, वेरी गुड। 16 सभी का आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 पर, ठीक है। जिसको वापस देखना हो तो मुझे फिर बता देना। 17वां प्रश्न चलिए देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है नदी में जल धारा का वेग, यानी कि नदी में जो जल बहता है उसकी धारा का जो वेग होता है उसके बारे में बात करनी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर। ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान होता है, मध्य में ज़्यादा व किनारों पर कम होता है, मध्य में कम व किनारों पर ज़्यादा होगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक बढ़ेगा। आपको बताना है कि नदी में जो जल की धारा होती है उसका वेग, इसमें से क्या रिलेशन सही है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर आने स्टार्ट हो गए 17 के, वेरी गुड। चलिए गुड, तो 17 हो गया। आगे चलते हैं 18 पे, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, तब दाब पे क्या फर्क पड़ेगा? किनारों पर दाब बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, सभी दिशाओं में बढ़ता है, या कभी भी नहीं बढ़ता है? इंग्लिश में क्या लिखा है? एयर इज ब्लोन थ्रू अ होल इन अ क्लोज्ड पाइप कंटेनिंग अ लिक्विड, तो प्रेशर विल, देन द प्रेशर विल। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ऑन साइड्स, इंक्रीज डाउनवर्ड्स, इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शन, या ऑप्शन नंबर डी नेवर इंक्रीजेज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 18 सभी को समझ में आ गया? फटाफट जवाब दीजिए। 18 का आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन कह रहा है कि कनित्र यानी कि एटोमाइजर होता है, उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? एटोमाइजर की वर्किंग किस पर बेस्ड है? बर्नौली इक्वेशन पे, बॉयल्स लॉ पे, आर्किमिडीज के, या फिर न्यूटन के? आपको बताना है एटोमाइजर जो होता है वो किस लॉ पर बेस्ड है, किस लॉ पर आधारित है। फटाफट जवाब देंगे सभी। 19वें का आंसर आप सभी को बताना है। चलिए 19th का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड। चलिए एटोमाइजर के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया भी था जब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, आई होप सभी को वो याद हो। चलिए 19वां हो गया, 20वें पे चलते हैं। चलिए 20वां पढ़िए। 20वां कह रहा है गर्म वायु का शांता गुणांक क्या होगा? गर्म वायु का शांता गुणांक क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर हॉट एयर इज, ठीक है। कोई बात नहीं, पता नहीं है तो मैं बता दूंगा बाद में, बाकी ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, आप शायद भूल गए हो, ठीक है। चलिए आपको बताना है कि गर्म वायु का शांता गुणांक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ठंडी वायु की शांता गुणांक से अधिक होता है, ठंडी वायु की शांता गुणांक से कम होता है, ठंडी वायु की शांता गुणांक के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी कम अथवा ज़्यादा हो सकता है, ये भारी दाब पर निर्भर करेगा। आपको बताना है गर्म हवाओं का शांता गुणांक क्या होगा। चलिए 28 का आंसर भी मुझे सभी का आ चुका है। चलते हैं आगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 पात्र हैं ए बी सी, एक में ग्लिसरीन है, एक में जल है, एक में केरोसिन है, तेल से भरे हैं। पात्रों को हिलाकर क्षैतिज टेबल पर रख दिया जाता है, कौन सा द्रव सबसे पहले स्थिर होगा? ए ग्लिसरीन, बी जल, केरोसिन, या सभी एक साथ स्थिर होंगे? सबसे पहले कौन स्थिर होगा? ग्लिसरीन, केरोसिन, या फिर जल? कौन सबसे पहले रेस्ट पर आएगा? तीनों को ऐसे हिला के रख दिया गया तो सबसे पहले रेस्ट पर कौन आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी का आंसर आ चुका है 21वें का, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। अच्छा वैसे हमने प्रत्यास्थता नहीं पढ़ा है बट सिंपल सा टॉपिक है, आई होप सभी को आता भी होगा। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा दी गई किस राशि के समान है? इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन है, विमा है, वो किसके बराबर होती है? ए फोर्स, बी वर्क, सी प्रेशर, या डी पावर? फोर्स, वर्क, प्रेशर या फिर पावर किसके बराबर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की विमा होती है? 22वें का आंसर आना चाहिए फटाफट। चलिए 22वें का भी आंसर आ चुका है, गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 23वां देखते हैं। 23वां क्या कह रहा है, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो उस विकृति को क्या कहते हैं। जब हमारी लेंथ इंक्रीज होती है, किसी भी तार पर अगर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस समय जो स्ट्रेन होता है, जो विकृति होती है, वो कौन सी होती है। ए अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अपरूपण या पार्श्व, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, शियर या फिर लेटरल। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हमारी लंबाई में वृद्धि होती है तो वो कौन सी विकृति कहलाती है, कौन सा स्ट्रेन कहलाता है। चलिए 23rd का भी आंसर आने लग गया है, वेरी गुड। आगे चलते हैं 24th पे। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24th क्वेश्चन कह रहा है सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर आपकी स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर केजी, ग्राम पर केजी, मीटर या फिर यूनिटलेस। फटाफट 24वें का आंसर दें। चलिए 24वें का भी आंसर आ चुका है, सभी का आना स्टार्ट हो चुका है, गुड। डी ओके, आंसर आ चुका है 24वें का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को, अनुपात को हम क्या कहते हैं। ए आइसोमेट्रिक प्रोसेस यानी कि समआयतनिक प्रक्रम, क्लॉसियस का कथन, स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट या फिर वेन डे ग्राफ जनरेटर, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 25वें में बताना है विकृति और प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 26वें पे। 26वां कह रहा है किस नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो वो किस नियम के अकॉर्डिंग होता है। हुक का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये किस नियम ने हमें बताया है। सिंपल सा क्वेश्चन है 26 का। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने लग गए हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट इलास्टिक इन द नेचर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। कॉपर यानी कि तांबा, स्टील यानी कि स्टील ही होता है, रबर या फिर लोहा यानी कि आयरन। इनमें से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी इन चार ऑप्शन में से किसकी है, प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा इसमें से किसकी है। ओके गुड, सभी के आंसर आने स्टार्ट हैं, वेरी गुड। 27 का आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर 28 कह रहा है गर्म पानी में कपड़े धोना आसान है क्योंकि इसका। आपने कई बार सुना है कि इट इजी टू वॉश क्लोथ्स इन अ हॉट वाटर बिकॉज इट। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव अधिक होता है यानी कि सरफेस टेंशन इज मोर, पृष्ठ तनाव कम है सरफेस टेंशन इज लेस, साबुन की खपत कम होती है कंज्यूम्स लेस सोप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। चलिए फटाफट 28 के आंसर भी आने स्टार्ट हो गए हैं, गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29th देखिए क्या कह रहा है। 29th कह रहा है एक द्रव से भरी हुई टंकी की तली पर दाब निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, वापस आंसर दे दो इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, वापस आंसर दे दो इसका 29th का, एक क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए 29th हो गया, ये तो वापस आ चुका है एक बार क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एंड आप सभी को बधाइयाँ कि हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, और वो भी टाइम रहते हुए 25 मिनट में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 30 क्वेश्चंस। सभी को बहुत बहुत बधाई। अब इसके आंसर भी हम शेयर करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी
केश नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है तो चंद्रमा की सतह पर इस केश नली में जल स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि वाटर राइजेज हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब एट सरफेस ऑफ अर्थ, बट अगर हम इसको मून पे लेके जाएंगे तो इसकी हाइट कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 6h, 1/6h, h या फिर 0। चलिए, तो इसी के साथ टेस्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार ये बताएं कैसा लगा टेस्ट, सभी को अच्छा लगा, एंजॉय किया, मज़ा आया। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे थे, काफ़ी क्वेश्चन पहले किए हुए थे, काफ़ी क्वेश्चन नए भी थे, काफ़ी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले भी थे। ठीक है, तो अब मैं फटाफट आप सभी को की बताऊंगा, तो आप सभी को की टैली करनी है, आंसर्स को टैली करना है, और जो भी आपका गलत होता है उस गलत को आप हटाएं और उसमें से 1/4 यानी कि 1/4 घटाएं और मुझे एंड में अपना रिजल्ट बताएं। टारगेट रखते हैं हम, मैक्सिमम बच्चों के 25 आने चाहिए। टारगेट कितना है? 25। 20 से 25 तो होना ही चाहिए, 20 से कम किसी का नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी है तो मेरा टारगेट है 25 सभी का होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट अब की देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केश नली है, ऊंचाई है, कोई आंसर बदलेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं एच की और केश नली की। तो हमें पता है एच और जी का रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो जी और एच का रिलेशन कैसा है? व्युक्त कर्मानुपाती, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है। तो इसको हम ऐसे लिख दें h1 अपॉन h2 इक्वल टू g2/g1। चलो पहला वाला मैं धरती मान लेता हूँ, दूसरा वाला मैं मून मान लेता हूँ। धरती का, ये हमारे चंद्रमा का कितना होता है? जी। तो ध्यान रखना, चंद्रमा का जो जी होता है वो धरती के जी का 1/6 होता है। तो 1/6 रखेंगे, जी से जी कट गया तो 1/6 आ गया। तो एच डैश कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 गुना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पीडीएफ में आपको साइड में आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप जब पढ़ोगे आपको की भी पता चल जाएगी। ओके, 29 आ रहा है, एक द्रव भरी हुई टंकी। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था कि इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं रो जी एच, पी इक्वल्स टू रो जी एच। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रकृति यानी कि घनत्व पर निर्भर करता है, जी पे करता है, एच पे करता है, एरिया पे नहीं करता है, तो तली के क्षेत्रफल पे नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं 28 पर। 28 कह रहा है गर्म पानी से कपड़े धोना आसान क्यों है। मैंने आपको बताया था तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, यानी कि जितना आप पानी को गर्म करेंगे उसकी सरफेस टेंशन घटती है और सरफेस टेंशन घटने से आपके कपड़े धोने आसान हो जाते हैं। तो हमसे पूछा है गर्म पानी से आसान क्यों है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं 27। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किसकी होती है? तो ध्यान रखना स्टील की, रबड़ मत कर देना, स्टील की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं, किस नियम के अनुसार प्रतिबल और विकृति? तो ध्यान रखना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और ये जो होता है ये हुक्स का नियम होता है। किसका नियम होता है? हुक्स का लॉ। तो यहाँ पर सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 26 का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 25वां। बहुत सिंपल है, प्रतिबल और विकृति। तो स्ट्रेस को जब आप स्ट्रेन से डिवाइड करते हो तो एक गुणांक आता है, उस गुणांक को बोलते हैं प्रत्यस्तता गुणांक। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, आगे चलते हैं 24वें पर। सीजीएस प्रणाली में विकृति, विकृति के कोई विमा नहीं होती, भले आप डेल एल बाय एल लिखो, लंबाई में परिवर्तन अपॉन लंबाई, आयतन में परिवर्तन अपॉन आयतन। तो कट के तो ये विमाहीन ही हो जाएगा और मात्रकहीन भी हो जाएगा, यानी कि इसकी डायमेंशन भी नहीं होती और विमा भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से रखना ये विकृति है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेन की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। 23वां क्या कह रहा है? बल लगाने पर लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये कौन सी विकृति है? तो सिंपल सा आंसर है अनुदैर्ध्य। याद रख लेना, जब लंबाई में परिवर्तन आता है तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 22वें पर। प्रत्यस्तता गुणांक की विमा दी गई किसके राशि के बराबर होती है? बहुत सिंपल है, अभी मैंने बोला प्रत्यस्तता गुणांक क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है?
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसकी तो कोई विमा होती नहीं है, तो जब इसकी विमा नहीं होगी तो ई की विमा वही होगी जो किसकी होगी, स्ट्रेस की होगी। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और हमें यह भी पता है कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, यानी कि दाब होता है। तो दाब की जो विमा होती है वो ई की विमा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21वें पर। 21वां क्या कह रहा है, 3 अलग अलग द्रव हैं, एक है ग्लिसरीन, जल और केरोसिन। अगर मैं तीनों को देखूं तो इन तीनों में अगर मैं शांतता की बात करूं, विस्कोसिटी की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, ग्लिसरीन की। तो अगर आप इन तीनों को हिलाएंगे तो सबसे पहले वही रुकेगा जो सबसे भारी है, यानी कि जिसका शांतता यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो वो कौन है, ग्लिसरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्म वायु की शांतता जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि तापमान बढ़ाने पर, है ना, शांतता जो होती है वो घटती है। क्या होती है, घटती है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो तापमान बढ़ाने पर शांतता घटती है। तो ये कह रहा है गर्म वायु, गर्म वायु यानी कि तापमान ज़्यादा, तो इसकी शांतता कम होगी, ठंडी वायु की शांतता ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठंडी वायु की शांतता गुणांक से अधिक होगी, नहीं, कम होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 20वें का आंसर हो जाएगा बी। कहीं पर डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, 19वें की बात करते हैं। ये अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये एटोमाइज़र एक बार लिखवाया था जब मैंने आपको बोला था स्प्रेयर। जब स्प्रेयर की बात करते हैं, पेंट गन की बात करते हैं, है ना, स्प्रे जिससे हम करते हैं, स्प्रे करना, पेंट गन का इस्तेमाल करना, ये सब हम बर्नौली की समीकरण में पढ़ते हैं। तो एटोमाइज़र भी उसी तरीके का स्प्रेयर होता है जिससे हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो एटोमाइज़र भी हमारा बर्नौलीज थ्योरम पे ही आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। चलिए 18वां देखते हैं। द्रव से भरे हुए किसी बंद, अच्छा बंद पाइप आ गया, पहली चीज। वायु प्रवाहित कर जाती है तो दाब। तो आप जब बंद परिपथ की बात करते हो, क्लोज वेसल की बात करते हो और आप उसको प्रेशर देते हो तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप उसको प्रेशर देते हो बंद पाइप के अंदर तो वो हमारा पास्कल का नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया, पास्कल का। तो पास्कल नियम के आधारित वो जो दाब है वो समान रूप से फैलेगा, यानी कि इट विल इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शन। सभी को समझ में आया, बात समझ में आ गई। कांस्टेबल राम 18 रिपीट कर दिया है मैंने, यानी कि सभी दिशाओं में बढ़ता है, क्योंकि ये बंद पाइप है। बंद पाइप में अगर वायु प्रवाहित कर रहे हैं यानी कि आप दाब दे रहे हैं, और दाब अगर आप देंगे तो पास्कल नियम के आधारित पे हर दिशा पर दाब फैलता है। ताप बढ़ने पर, अरे हाँ सॉरी, बिल्कुल ये चीज मिस कर दी मैंने। बिल्कुल यहाँ पर राम सही है। यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। 20वें की बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर शांतता घटती है, बिल्कुल सही बोला राम ने, लिक्विड में। बट तापमान बढ़ने पर शांतता बढ़ती है गैसेज में, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल सही है इसका आंसर। मैंने यार ये फैक्ट मिक्स कर दिया, आप इसको मिस मत करना। ठीक है, यानी कि लिक्विड में अलग होती है और उसमें अलग होती है। हाँ बिल्कुल सही हो राम आप। ठीक है, ये चीज़ मेरे से मिस हो गई थी तो ठीक कर लेना। चलिए 18वां हो गया। 17वां की बात करते हैं। नदी में जल की धारा। अच्छा, जब जल की बात होती है तो ध्यान रखना वो परतों में बहती है। तो परतों की बात करें तो जो सतह से टच हो रही है वहां पर ज़्यादा घर्षण बल है, अंदर कम घर्षण बल है। तो जो स्पीड होगी वो आपकी कम किनारों पर होगी और सेंटर में ज़्यादा होगी। तो मध्य में ज़्यादा और किनारों पर कम होगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 17वें का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 16वां। अच्छा 16वां वाला क्वेश्चन जो सिंपल सा मैंने आपको पहले भी बताया था, पेंदे का बेस यानी कि बीकर की जो विड्थ है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइट सेम है यानी कि सेम पानी है, घनत्व सेम है, इसका मतलब दोनों पे दाब भी सेम होगा बॉटम पे। तो इसका राइट आंसर क्या है, दाब का प्रेशर ऑन बॉटम विल बी सेम। तो इसका राइट आंसर डी होगा, चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15वां देखते हैं। अ टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज इट्स विस्कोसिटी। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की। तो जब हम वाटर का तापमान बढ़ाते हैं, अभी ये मैंने बताया था, लिक्विड के अंदर, द्रवों के अंदर तापमान बढ़ाने पर शांतता घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बट जब गैसेस की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, तो उसमें हमारा बढ़ता है, शांतता बढ़ती है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था गर्म हवा वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि घटेगी। आगे चलते हैं 14th क्या कह रहा है, लकड़ी का एक लट्ठा जल में तैर रहा है। अब देखो, जब कोई लकड़ी का टुकड़ा आधा तैरता है
तो एक चीज तो क्लियर है क्या, कि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। क्या है, कम है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जन के बराबर तो होता तो इसके नीचे तैरता, जल के घनत्व का आधा है, अभी इस पर रुकते हैं, जल का घनत्व का दुगना है, दुगना तो है ही नहीं, अगर दुगना होता तो ये डूब जाता। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, प्रश्न अधूरा नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आधा डूबा हुआ है, इसका मतलब उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी पानी से आधी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 13वां, ये भी अभी मैंने आपको बताया था, बंद। बंद जब भी आ जाता है, बंद तरल में, किसी बंद तरल में किसी बिंदु पर अगर आप दाब लगाते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है। ये किसका है लॉ, अभी मैंने बताया था, पास्कल का लॉ। क्लोज्ड वेसल के अंदर अगर एक पॉइंट पर आप प्रेशर लगाते हो तो वो सेम रूप से हर जगह फैलता है। आगे चलते हैं 12वां क्या कह रहा है, किसी जल कुंड के बांध के पैंदे। अच्छा, सिंपल सी चीज है, बांध में पानी भरा होता है और जब पता है आपको कि जितना पानी की हाइट होगी उतना इसके तल पर दाब लगेगा, हमने पढ़ा है। तो जितना ये दाब लगेगा उतना ये स्ट्रांग होना चाहिए, उतना ये मजबूत बेस होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गहराई के साथ हमारा दाब बढ़ता है। तो गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है नहीं, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है नहीं, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वें पे। 11वां क्या कह रहा है, द्रव से भरे पात्र में तली का दाब निर्भर नहीं करता। यह भी हमने कर लिया था, इसका आंसर भी सी है, तली के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। ये सेम रिपीट हुआ था। अच्छा, 10वें पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना, दोनों का भिन्न व्यास है। आपके पास दो नली है, दोनों का भिन्न का मतलब क्या, एक पतली और एक मोटी है। लेट से ये ए है, ये बी है। ठीक है, अच्छा, दोनों को ऊर्ध्वाधर रूप से डुबाया जाता है तो द्रव दोनों में समान स्तर से चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अच्छा, हमें पता है कि चढ़ने वाला रिलेशन ये होता है। अब मैं r की जगह अगर d/2 भी लिखूं तो रिलेशन तो वही रहेगा, यानी कि ऊंचाई का रिलेशन व्यास से, डायमीटर से भी सेम ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसका व्यास ज्यादा होगा उसमें द्रव कम चढ़ेगा। ये हमारा मेन पॉइंट है। अब पढ़ते हैं, दोनों में समान स्तर चढ़ेगा, गलत, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। अधिक व्यास वाली केश नली में द्रव अधिक चढ़ेगा, अधिक में कम चढ़ना चाहिए, गलत। कम व्यास वाली केश नली में द्रव कम चढ़ेगा, कम व्यास वाली में ज्यादा चढ़ना चाहिए, तो ये भी गलत। कम व्यास वाली केश नली में द्रव अधिक चढ़ेगा, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9th पे। 9th क्या कह रहा है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि न्यूटन हमारा होता है mL/t-2, नीचे क्या है L, L से L गया तो ये बना mL0t-2, mL0t-2, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 8th पे। यदि कांच की छड़ को पारे में डुबाकर बाहर निकाले तो पारा छड़ पर नहीं चिपकता। क्यों नहीं चिपकेगा, सीधी सी बात है कि उन दोनों के बीच का बल क्या है, खराब है। अच्छा, पारा और एक है हमारा कांच, तो दोनों के बीच में बल कौन सा लगेगा, एडेसिव लगेगा, यानी कि असंजक बल लगेगा। तो ससंजक बल जो है वो अधिक होगा, बट असंजक बल कम होगा। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। स्पर्श कोण का कुछ लेना देना नहीं है, ससंजक बल अधिक है, गलत है। अगर ये अधिक होता, हाँ नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिक होना चाहिए, तो ये सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, असंजक बल अधिक है, गलत। अगर ये ज्यादा होता तो वो चिपक जाता। बाकी इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं 7th पर। जल में नमक घोलने से, मैंने बताया था नमक घोलोगे, सॉल्ट घोलोगे, अशुद्धि करोगे तो उसका पृष्ठ तनाव भी बढ़ता है, यानी कि बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर ए है, ये भी हमने किया था। 6ठे पे आते हैं। कांच की केश नली में पारे के डुबाने पर, हमने देखा था कि जब हम पारे में केशिका नली डुबाते हैं तो उसमें स्तर गिर जाता है। क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो नली में पारा चढ़ेगा, नली में पारा चढ़ता है और नली के बाहर नहीं, नली में पारे का स्तर गिरता है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर सी है। आगे चलते हैं 5वें पर। केश नली में द्रव का चंद्रतल यानी कि सतह कैसी होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये उत्तल है, उत्तल है यानी कि ये इस तरीके से डिजाइन बन रहा है, और अगर इस तरीके का डिजाइन बन रहा है तो स्पर्श कोण जो है वो 90 से ज्यादा होगा, तो 90 से अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर ए है। आगे चलते हैं 4थे पे। पारे की बूंद कांच पर नहीं फैलती, क्योंकि पारे और कांच के बीच का स्पर्श कोण वही सेम क्वेश्चन है, अधिक कोण होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि पारा जब भी आ जाता है तो हमारा कोण ज्यादा होता है 90 से।
अच्छा, ससंजक बल की बात कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। जब आप एक पानी के डब्बे में से दाढ़ी बनाने वाला ब्रश निकालेंगे तो उसके बाल चिपक जाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से वो बाल चिपक जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कीड़े मकोड़े सतह पर नहीं डूब पाते, सिंपल सा आंसर क्या है, वो उसका पृष्ठ तनाव की वजह से रहता है, और पृष्ठ तनाव पहले वाले में ही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसी के साथ आज की हमारा ये टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। टाइम के अंदर रहते रहते हमने ये टेस्ट कर लिया। अब मुझे फटाफट 1 मिनट में देता हूँ, फटाफट अपने मुझे रिजल्ट्स बताएं, कितने आपके आए हैं 30 में से, ईमानदारी से आप सभी को बताना है, ठीक है। और फिर एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद, तो फटाफट सबसे पहले आप मुझे बताएं। ओके वेरी गुड नीतीश 24, ओके गुड। फटाफट 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करें। राहुल 25, वेरी गुड राहुल, 25 का हमारा टारगेट था, वेरी गुड। चले कोई बात नहीं नीतीश 24, एक रह गया, वेरी गुड। राम के लिए सभी तालियां बजाएंगे। 30 में से 30, दलाराम 25, वेरी गुड, टारगेट हमारा बिल्कुल हुआ है, वेरी गुड। लक्ष्य 28, ओमवीर कोई बात नहीं, बहुत क्लोज, 25 का टारगेट था, 24, वेरी गुड वेरी गुड। दलाराम 25 आ गया, दीपक 23, कोई बात नहीं दीपक, आपने 28 में से 23 किए हैं, बहुत अच्छे। नीतीश 24, बहुत अच्छे। चलिए वेरी गुड सभी को, 26 सही है, एक गलत, 3 छोड़ दिए, वेरी गुड सोनू। फटाफट सभी दें, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बेस्ट चीज़, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारी क्लास होगी, फिर उसके बाद हमारा जो दिवाली ब्रेक है वो रहेगा 3-4 दिन का, फिर हम मंडे को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात हमें ये करनी है कि कल क्या करें। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, तो कल आप सभी के लिए सरप्राइज टेस्ट है। अब सरप्राइज टेस्ट क्या होता है, सरप्राइज टेस्ट ये होता है कोई टॉपिक नहीं दूंगा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर का, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से ये 30 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, इसी तरीके से टेस्ट लेने वाला हूं। तो कल का दिन है, तो नया चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, कल हम एक बहुत अच्छा एक टेस्ट रखने वाले हैं, सरप्राइज टेस्ट, जिसमें हम सारे अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन मिक्स करके देखेंगे। तो आई होप आप सभी को ये आइडिया अच्छा लगा होगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना आज का टेस्ट कैसा लगा और मजा आया कि नहीं आया सभी को, ठीक है। तो कल की क्लास में सरप्राइज टेस्ट ऐसे है कि कोई चैप्टर नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। ऑल्दो जो चैप्टर हुए उसी में से पूछूंगा, न्यूक्लियर्स के नहीं पूछूंगा, ठीक है। ओके, बहुत बोल लिया मैंने भी, अब मैं अपने आप को भी आराम देता हूँ। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और सभी को हैप्पी धनतेरस। आई होप भगवान आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आए, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, अपने माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करो, खुद का सपना है उसको पूरा करो, और पढ़ते रहो। दूसरों को कोई भी हानि मत पहुंचाओ, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं रखनी है लाइफ में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है क्या, कि जानवरों को बिल्कुल कोई भी आप तकलीफ ना दें, बिकॉज ऑलरेडी मैं भी एक एनिमल लवर हूँ, तो जानवरों का ध्यान रखें। दिवाली का समय है, तो अगर उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्लीज़ आप उनका भी ध्यान रखें। और बस इसी के साथ बहुत बातें हो गई आज के लिए, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।